केकेआर और सीएसके के बीच में चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में एक बहुत ही बड़ा मैच होने वाला है। बड़ा मैच में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स अपने 3 मैच बैक टू बैक हारी थी, लेकिन उसके बाद में दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट एक बहुत ही कमांडिंग परफॉर्मेंस आई सीएसके की तरफ से, जहां पर बैटिंग भी चली, बॉलिंग भी चली और फील्डिंग भी अच्छी रही। चेन्नई सुपर किंग्स डेफिनेटली दिल्ली कैपिटल्स से भारी पड़ती दिखाई दे रही थी। यहां पर अगर केकेआर की बात करें तो केकेआर में ना तो बैटिंग कॉम्बिनेशन सही है, ना ही बॉलिंग का कॉम्बिनेशन सही है। फील्डिंग में भी आपको उस तरीके की स्पीड या कैच नहीं दिखाई दे रहे हैं जिसको आप कहो कि अरे यार इस टीम की फील्डिंग बहुत बढ़िया है, ये आगे आने वाले मैचेस में बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत अच्छा करके जीत के दिखाएगी। केकेआर ने 4 मैच जो खेले हैं ना, उसमें से एक मैच बारिश की वजह से खराब हो गया था, तो ऊपर वाले के रहम से 1 पॉइंट मिल गया था। अगर बारिश ना आती तो पंजाब किंग्स के अगेंस्ट वो मैच था, पंजाब किंग्स मोस्ट प्रोबेबली वो मैच भी हरा देती केकेआर को। तो 4 में 4 लॉस होती हैं। फिलहाल अभी 3 हार हैं, 1 पॉइंट है सिर्फ और सबसे नीचे है। केकेआर एकमात्र ऐसी टीम है जिसने एक सिंगल मैच भी नहीं जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स की भी हालत यही थी इस लास्ट मैच के पहले, दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट जो मैच हुआ है उसके पहले, क्योंकि 3 के 3 मैच शुरुआती में हार गए थे और लग रहा था कि भाई बिना थाला बिना धोनी अब सीएसके खत्म है। लेकिन नहीं, लास्ट मैच में बिना धोनी बिना थाला चेन्नई सुपर किंग्स ने वो कमिटमेंट वो डेडिकेशन दिखाई कि थाला की लेगेसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम जीत के दिखाएंगे। संजू सैमसन 3 मैच में लगातार आउट हुए थे, 15-20 रन भी नहीं बना पा रहे थे। लास्ट मैच में दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट जब संजू सैमसन ने बैटिंग की है, सेंचुरी बनाई है 56 बॉल पर 115, तो ये दिखा दिया कि चेन्नई सुपर किंग्स में संजू सैमसन आए हैं तो रन बनाने के लिए आए, सिर्फ जगह घेरने के लिए नहीं आए। T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी उसी को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन 3 मैच के बाद। और जब संजू सैमसन टिक जाते हैं ना तो आउट नहीं होते हैं, वो वही करते हैं जो उन्होंने इस बार किया या उन्होंने जो T20 वर्ल्ड कप में किया था। लगातार 3 बड़ी बड़ी पारियां आई थी T20 वर्ल्ड कप में, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल में अगेंस्ट सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड सेमीफाइनल में, एंड देन फाइनल में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एंड यहां पर फिर दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट बेहतरीन सेंचुरी। अभी भी जो प्रॉब्लम है, जो कंसर्न है सीएसके के लिए, वो है ऋतुराज गायकवाड़। 4 मैच में 56 रन बनाए हैं, वो भी 103 के एवरेज से, एंड स्ट्राइक रेट क्योंकि बहुत बुरा है, 4 मैच में सिर्फ 56 रन बनाए हैं। अब ये जो मैच है ना सीएसके का, इसमें ऋतुराज गायकवाड़ चाह रहे होंगे कि यार केकेआर के अगेंस्ट, एक वीक टीम के अगेंस्ट जो स्ट्रगल कर रही है, एक भी मैच अभी जीत नहीं पाई है, उसके अगेंस्ट मैं भी रन बनाऊं, क्योंकि मैं धोनी की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, मैं कैप्टन हूं। धोनी ने, थाला ने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे रन बनाने के लिए मुझे ऊपर भेजा जा रहा है कि मैं पावर प्ले में एक्सप्लोरेट करूं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ वो काम नहीं कर पा रहे हैं। 18 बॉल पर 15 रन, ये पारी आई थी लास्ट की। वो तो भला हो आयुष मात्रे का, सरफराज खान का या फिर शिवम दुबे का एंड में, कि ये लोग आकर के अपनी इंपैक्टफुल पारियां दे रहे हैं। शिवम दुबे एंड में आते हैं, भले ही उनको 10 बॉलें खेलने को मिले, बट वो 20 रन बना देते हैं। जेमी ओवर्टन ने अच्छी फाइट दिखाई थी, सीएसके बहुत बुरा हार जाती, लेकिन जेमी ओवर्टन ने लास्ट टू लास्ट मैच में दिखाया कि वो बैटिंग भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब उनको इतना बुरा लग गया तो उन्होंने ट्वीट भी किया। उसके बाद उन्होंने लास्ट मैच में दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट 4 ओवर में 18 रन दिए और 4 बड़े विकेट ले लिए। बड़े विकेट लिए थे, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल विकेट लिए थे। क्रिस्टन स्टब्स को अगर आप आउट कर रहे हो, आप डेविड मिलर को आउट कर रहे हो, समीर रिजवी को आउट कर रहे हो, तो आप बड़े विकेट ले रहे हो। ये सब गेम चेंजर है, मैच विनर्स हैं दिल्ली कैपिटल्स के। नूर अहमद जो पिछले साल 2025 के सीजन में हाईएस्ट विकेट टेकर थे फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स, उनको विकेट नहीं मिल रहे हैं और वो रन भी दे रहे हैं। फील्डिंग बहुत बढ़िया कर रहा है उस बंदे ने। लास्ट मैच में भी जो छक्का बचाया था ना, जो रोका था बाउंड्री लाइन पर, वो देखने वाला था। मतलब गजब का एथलीट है नूर अहमद। अंशुल कंबोज को विकेट मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो रन बहुत दे रहे हैं। 3 विकेट लास्ट मैच में भी मिले, लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से, केएल राहुल को विकेट तो मिला, लेकिन उनको बहुत ज्यादा रन पड़ जा रहे हैं। एंड उतना इकोनॉमी जितना उनका है कि वो 10 के आसपास का इकोनॉमी उनका बना हुआ है, वो बहुत ज्यादा है। गुरजपनीत को लास्ट मैच में पहला मैच खिलाया गया, उनका आईपीएल का डेब्यू था, 1 विकेट बहुत बढ़िया मिल गया था अक्षर पटेल का, लेकिन अभी उनका एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो आप उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यंगस्टर है तो आप उनसे प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस चाहोगे, लेकिन अभी थोड़ा इश्यूज हैं सीएसके की बॉलिंग लाइनअप के पास। लेकिन बैटिंग में अगर आप देखो तो सरफराज खान ने जिस तरह से जिम्मेदारी संभाली है ना चौथे नंबर पर, वो देखने वाली चीज है। मतलब उस बंदे के पास स्पिन खेलने की बहुत बड़ी काबिलियत है, पहली चीज। को दूसरी चीज, वो जब बैटिंग करने आता है तो वहां पर विकेट गिर गए होते हैं, लेकिन उसी समय पर एग्रेसिवली क्रिकेट खेलना हर किसी के बस की बात नहीं है, बट सरफराज खान करके देते हैं। और बंदे के ने जो कैचेस पकड़े ना, अगर आप कैच देखो, मतलब पॉइंट पर जहां लगा करते थे रविंद्र जडेजा, वहां पर वो फील्डिंग करते हैं और कैच नहीं छोड़ते हैं, और कैचेस मैच जिताते हैं। ये चीज प्रूव होती है जब आप सरफराज खान को देखोगे। तो इनकी टीम में अब वो जो पहले वीक दिखाई दे रही थी बैटिंग कॉम्बिनेशन, वो अब नहीं है। सरफराज खान चल ही रहे हैं, आयुष मात्रे लगातार, उस बंदे ने 2 हाफ सेंचुरी लगाई। वो बंदा 4 मैच में 2 हाफ सेंचुरी लगा चुका है, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, उसकी इंपैक्टफुल पारियां होती हैं। और देखो ऋतुराज गायकवाड़ क्योंकि शुरू में आउट हो जाते हैं, तो पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना होता है एंड पार्टनरशिप भी बनानी होती है। तो संजू के साथ या जो बाकी के प्लेयर्स हैं, उनके साथ आपको टिकना भी है और रन भी बनाने हैं। हर कोई नहीं कर सकता ये, बट आयुष मात्रे उस तीसरे नंबर पर आकर के कर रहे हैं। सेम यही काम जो आयुष मात्रे कर रहे हैं, वही काम तिलक वर्मा नहीं कर पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए उनको अब चौथे नंबर पर भेजा जाता है, संजू को ऊपर भेज दिया, सूर्य कुमार यादव को ऊपर भेज दिया जाता है। तो आयुष मात्रे ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस सीएसके के लिए अभी हाल के 4 मैच में करके दी है, ये दिखाता है कि अब ये कोर का हिस्सा बनने वाला है लड़का। एंड क्योंकि संजू फॉर्म में आ गए, आयुष मात्रे अच्छा कर रहे हैं, केवल ऋतुराज गायकवाड़ की और कमी है। जिस दिन ऋतुराज गायकवाड़, एंड हो सकता है, हु नोज, कि वो आज ही के मैच में अगेंस्ट केकेआर एक बहुत ही बढ़िया पारी खेल दें। देखो ऋतुराज गायकवाड़ का जो पोटेंशियल है, जो कैलिबर है, वी ऑल नो। ऐसा नहीं है कि वो अभी इस सीजन में पहली बार खेल रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि उनका क्या कैलिबर है। वो बंदा जब टिक जाता है और सेट हो जाता है ना, फिर वो हर बॉल पे छक्का मारने की काबिलियत रखता है। सेंचुरी बना चुका है वो आईपीएल के अंदर, और अच्छी सेंचुरी।
ये नहीं कि भाई 80 बॉल खेल रहे हैं तब 100 रन बना रहे हैं, वनडे वाली पारी खेल रहे हैं, नहीं। अगर आप 60 बॉल पर, 55 बॉल पर या 70 बॉल पर 120 रन बना दे रहे हो तो आप बहुत बड़े प्लेयर हो आईपीएल के टी20 क्रिकेट के। एंड वो काबिलियत क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ के पास है, इसलिए सीएसके और पूरा पूरा इंडिया के जितने भी फैंस हैं ऋतुराज गायकवाड़ के या चेन्नई सुपर किंग्स के, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये बंदा रन बनाएगा। एंड जेमी ओवर्टन क्योंकि मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे के साथ में अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बन जाता है और दोनों मारते हैं भाई, दोनों मारते हैं, प्रॉपर पावर हिटिंग करते हैं शिवम दुबे और जेमी ओवर्टन। तो इनकी बैटिंग पूरी एकदम सेट हो चुकी है। बॉलिंग में अगर अंशु कंबोज थोड़ा सा रन कम देने लगे या नूर अहमद को विकेट मिलने लगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब देखो नूर अहमद को विकेट नहीं मिल रहा है तो उसका एक रीजन ये भी है कि भाई पहले जो चेन्नई सुपर किंग्स की होम ग्राउंड यानी कि जो चेपॉक स्टेडियम चेन्नई के पिच है ना, ये स्पिन के लिए भाई मक्का थी एकदम। मतलब यहाँ पर ना 140, 160, 150 बना करके धोनी ने मैच जीते हुए हैं। बट अब वो बात रही नहीं है। अब यहाँ पर रन बहुत बनते हैं। मतलब आप जो लास्ट के 4 मैच जो यहाँ पर जो खेले गए हैं उनमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 201 नॉर्मल एवरेज टोटल है। यहाँ पे 200 मतलब बन जाते हैं और चेस भी होते हैं। अब ये पहले वाली पिच नहीं रह गई है कि यहाँ पर स्पिन पे फंस रहे हैं, और यही केकेआर के लिए थोड़ा ड्रॉबैक है, थोड़ा सा सेटबैक है। जानते हो क्यों? क्योंकि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण इन दोनों की जो जोड़ी है ना, ये हाईएस्ट विकेट टेकर है केकेआर के लिए अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स, स्पेशली चेन्नई और चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में। और जब बैटिंग को सपोर्ट करेगी पिच, स्पिनर्स को इतना सपोर्ट नहीं करेगी, तो वहां पर वरुण चक्रवर्ती के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां पर सुनील नारायण के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इस पूरे आईपीएल के सीजन में अभी अगर आप 3 सबसे ऐसे प्लेयर देखो जिनका इकोनॉमी तगड़ा रहा है तो उसमें नंबर 1 शामी, दूसरे नंबर पर राशिद खान इग्नोर रह गए क्योंकि वो 4 ओवर में 18, 20, 24 ऐसे ही रन दे रहे हैं, बट उसके बाद भी उनको इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन पर फोकस नहीं किया जा रहा है। तो लेकिन ये रियलिटी है, उनका इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रहा है। एंड शमी को आपको तो पता है, वो आकर के 2, 3, 4 विकेट ले लेते हैं, इस अब मिल करके अपने बॉलर साथ में जो उनके दूसरे नंबर बॉलिंग कर रहा है, तो इस वजह से उनका बहुत बढ़िया बना हुआ है। इकोनॉमी इतना अच्छा बाकी किसी का है नहीं, शमी का अच्छा है क्योंकि एक तो 2 विकेट ले लेते हैं, अच्छा ओवर फेंक देते हैं, एक डॉट बॉलें बहुत ज्यादा करते हैं। तो शमी, राशिद खान एंड उसके बाद में सुनील नारायण है। 4 ओवर में 13 रन 1 विकेट, ये कौन भूल सकता है अभी लास्ट में। तो सुनील नारायण ने भले ही स्टार्टिंग में उनके ओवर ना कराए गए हो 4 या फिर उनको रन पड़े हो, बट उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने वो मोमेंटम गेन किया है। और सुनील नारायण एक ऐसा प्लेयर है ना यार, जो फ्लैट से फ्लैट पिच पर भी इतना एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं कि वो कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऑपोजिशन को, सामने वाले बैटर्स को। तो इसलिए सुनील नारायण को आप ये नहीं कह सकते कि भाई चेन्नई के चौपाल स्टेडियम में अब अगर बैटिंग को बहुत सपोर्ट कर रही है पिचें, तो फिर वहां पर सुनील नारायण पूरी तरह से इनफेक्टिव होंगे, ऐसा नहीं है। सुनील नारायण लास्ट मैच भी उनका अच्छा गया है, वो यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, बॉलिंग अच्छी कर सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती की जब से वो कैच वाला जो हुआ था ना, जिसको कैच आउट दिया गया था लेकिन वो था या नहीं था, वो तो अपने आप में एक डिबेट का टॉपिक है, तो वहां पर उनके फिंगर में चोट लगी थी, तो फिर लास्ट मैच उन्होंने मिस किया था। अगर वो यहाँ मिस कर देते हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर वो खेलते हैं तो फिर देखना होगा कि क्या वो उस मोमेंटम को गेन कर पाएंगे जो उनका पहले हुआ करता था, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप बहुत खराब गया है। मतलब वरुण चक्रवर्ती के ऊपर अगर 4 ओवर में 48 रन, 45 रन, 43 रन, 42 रन, 4 ओवर में 40 रन लगने लगेंगे और विकेट भी नहीं मिलेंगे या विकेट बाद में जाकर के किसी टेलेंडर का मिलेगा, इट्स नॉट अ बिग डील, वो बहुत कोई बड़ी चीज है ही नहीं। एंड इधर आईपीएल के सीजन में जितने मैच उन्होंने खेले हैं वहां पर वो बहुत इनफेक्टिव दिखाई दिए, उनको टारगेट किया जा रहा था, एक ओवर में 2-2 छक्के, 20-20 रन, ये हाल था वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट। जबकि पहले एक इनका डेडली कॉम्बो हुआ करता था कि भाई सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती अगर हैं तो भैया इनके 8 ओवर तो आप अलग रख दो, लेकिन ऐसा इस आईपीएल के सीजन में दिखाई नहीं दिया। तो केकेआर के लिए प्लेंटी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो बैटिंग कॉम्बिनेशन अभी तक बन नहीं पा रहा है, अजिंक्य रहाणे ऊपर से आ रहे हैं लेकिन उनकी ऑन ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, कभी अच्छा कर देते हैं फिर आउट हो जाते हैं, फिर 40-42 रन बना देते हैं, फिर उसमें जैसे ही स्पिनर आता है तो वो आउट हो जाते हैं। दिग्वेश राठी के अगेंस्ट भी आउट हुए, एलएसजी के अगेंस्ट जहां पर एक जीता हुआ मैच केकेआर हार गई। एंड उनके साथ में अगर आप फिन एलन को देखोगे तो स्टार्टिंग में वो बैटिंग तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन वो 1-2-3 ओवर से ज्यादा टिक नहीं रहे हैं। मतलब उनकी 35-34 के ऊपर पारी जा ही नहीं रही है, 24 के ऊपर पारी जा ही नहीं रही है। तो केकेआर उम्मीद करी होगी कि भाई बंदा ये सिर्फ पावर प्ले में अपना विकेट फेंक के ना चला जाए, थोड़ा सा भले धीरे खेल ले लेकिन ये बाद में जाकर के मारे। जो चीज ऋतुराज गायकवाड़ से एक्सपेक्ट की जाती है ना कि भाई देखो ऋतुराज गायकवाड़ का ये गेम है कि वो नेचुरल एबिलिटी है उस बंदे की कि वो मारता भी है और थोड़ा सा संभल के भी खेलता है। अब सीएसके का ये हो गया कि भाई आप कैप्टन हो, आप ओपनिंग में आ रहे हो, फिर तीसरे नंबर का प्लेयर यंगस्टर है, तो आप एकदम सेट होकर खेलो, अपना विकेट ना दो। तो उस चक्कर में वो बहुत टिक 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 करता है, वो बंदा बहुत स्लो डाउन कर देता है गेम को, बेसिकली बहुत स्लो खेलता है कि बाद में मैं उसको बढ़ा लूंगा। एंड सबको पता है कि वो बाद में काम कर लेगा, लेकिन वो फिर विकेट चला जाता है, विकेट चला जाता है तो फिर वो चीज सामने आ जाती है कि भाई ये बंदा इतना स्लो क्यों खेल रहा है, रन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो उनका नेचुरल गेम नहीं है। ठीक उसी तरह से फिन एलन का ये नेचुरल गेम नहीं है कि वो टिक 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 करके खेले, कि वो एक एक रन लेके खेले, वो मारेगा उसमें आउट चला हो गया अलग बात है। तो फिन एलन अगर थोड़ा लंबा खेल जाएंगे केकेआर के लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा। केकेआर के लिए अभी तक जो इस आईपीएल के सीजन में प्लस पॉइंट है वो है अंकुरिश रघुवंशी, 2 तो हाफ सेंचुरी लगातार लगाई, उसके बाद में 45 रन लगाए। एक मैच तो बारिश से खराब हो गया था, हो सकता है वहां भी वो 40-42-50 बना ही देता। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव अभी तक बस चला आ रहा है केकेआर के लिए कि एक ऐसा यंगस्टर जो प्रॉमिसिंग लग रहा है, पिछले 1-2 सालों में जितना भरोसा दिखाया गया है अंकुरिश रघुवंशी पे, अब वो सारा रिटर्न कर रहा है। एंड उसके बाद में अगर आप देखोगे तो रिंकू सिंह, उनको स्टार्ट बढ़िया मिल रहा है बट वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। रमनदीप सिंह को मौके मिले हैं बट वो उतना इंपैक्ट डाल नहीं पा रहे हैं। अनुकूल रॉय को मौका मिला बट वो भी फेल रहे। कैमरून ग्रीन एक ऐसा पॉजिटिव है जो आगे अब यहां से सीएसके के अगेंस्ट हो सकता है, सीएसके के अगेंस्ट हो सकता है। रीजन ये है कि कैमरून ग्रीन की लास्ट मैच में 32 की पारी आई थी और ओवर करने जब आए, क्योंकि देखो अभी तक तो बॉलिंग कर नहीं रहे थे भाई, सबसे बड़ा एक डिबेट का टॉपिक तो यही था कि भाई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछो, अजिंक्य रहाणे ने बोल दिया था पहले मैच में आने के बाद कि भाई कैमरून ग्रीन बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, बट उन्होंने बॉलिंग की और पहली बॉल पर
ऋषभ पंत को आउट कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है। और 32 रन भी बनाए थे। एंड 32 रन बनाने से ज्यादा बड़ी बात पता है क्या है? कि उन्होंने पिच पर कुछ टाइम स्पेंड किया। उन्होंने रोमेन पॉवेल के साथ बैटिंग की और पारी को थोड़ा आगे ले गए। वो पार्टनरशिप लगाई, वो पार्टनरशिप जरूरी थी। क्योंकि देखो, कैमरून ग्रीन इस लेवल का प्लेयर है ना कि वो 10 बॉल में गेम बदल सकता है। 10 बॉलों में 5 छक्के, 6 छक्के, 2 चौके, ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी है कैमरून ग्रीन की। तो अगर वो बंदा एक बार पिच पर सेट हो जाएगा ना, एक बार उसको आइडिया लग गया कि हाँ अच्छा ठीक है, एक मोमेंटम आ गया, तो फिर वो बंदा बड़े बड़े रन लगातार बनाने की काबिलियत रखता है। मुंबई इंडियंस के लिए सेंचुरी बना चुका है, जिसको पता है, वो जानता है कि कैमरून ग्रीन किस टाइप के प्लेयर है। और वो बॉलिंग करना उन्होंने शुरू कर दी, पहली बॉल पर विकेट ले लिया। यही जरूरी था कि वो रिदम में आ जाए। लंबे कद के प्लेयर है भाई, कैच वैच पकड़ ही लेते हैं। 6 फुट के ऊपर जितने भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, कैचिंग एबिलिटी पर आप इनके डाउट कर नहीं सकते। तो ये पक्का ऑलराउंडर है। अगर 25 करोड़ 20 लाख इन पर इन्वेस्ट किए गए हैं तो ये रिटर्न देंगे। तो बस एक ये ऐसा एक प्रॉमिस दिख रहा है कि भाई लास्ट मैच में जो 32 रन बनाए हैं, जो रोमन पॉल के साथ टिके, तो अब ये चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट अपनी फुल फॉर्म में दिखाई देंगे, उस लय में दिखाई देंगे जो केकेआर की टीम इनसे सीख कर रही है कि भाई बना दे यार कैमरून, भाई बना दे। एंड नेक्स्ट में अगर आप देखोगे या प्रैक्टिस मैच में अगर केकेआर के देखोगे, जो स्क्वाड के इंटर स्क्वाड मैच होते हैं, उसमें बहुत अच्छे टच में दिखाई दे रहे हैं, बॉल को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत क्रूशियल है। एंड मेन चीज ये भी है कि जब से रोमन पॉल को खिलाना शुरू किया है लास्ट मैच से, स्पेशली जब उनकी बैटिंग आई, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। पहले रोमन पॉल को जो मौका मिलता था ना केकेआर के लिए, क्योंकि केकेआर के कोर में ये रहे हैं, तो रोमन पॉवेल उस चीज को कन्वर्ट नहीं कर पाते थे, आउट हो जाते थे। बट लास्ट मैच में उन्होंने इतनी समझदारी से क्रिकेट खेली ना कैमरून ग्रीन के साथ, कि दिखाई दिया कि यार रोमन पॉवेल क्यों इतने बड़े प्लेयर है। रोमन पॉवेल की अभी हाल की फॉर्म भी बहुत अच्छी रही थी। T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के लिए बहुत अच्छी बैटिंग की थी। आपने देखा होगा, छक्के स्टेडियम के पार जा रहे थे। और वो बंदा सिर्फ ऐसा नहीं है आपको लगे कि यार ये ब्लाइंड, एकदम ब्लाइंड स्लॉगर है, हिटर है, बस आता है, अंधी फंसाता है, पड़ गई तो पड़ गई वरना कोई बात नहीं। नो नो, इट इज नॉट, ये नहीं है सच्चाई। वो बंदा टिक कर खेलना जानता है, बड़े शॉट भी लेना जानता है, बीच बीच में लूज बॉल होगी तो उसको मार भी देगा और अपना विकेट भी नहीं खोएगा। ये एबिलिटी है। और कैच बहुत बढ़िया पकड़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वेस्ट इंडीज के लिए बहुत ही प्यारा कैच पकड़ा था रोमन पॉवेल ने। तो आप ये मत सोचो कि भाई वो बंदा इतना मस्कुलर है, अच्छी खासी मसल्स हैं, इतना हैवी आपको लग रहा है, बल्कि लग रहा है, तो उसके पास वो एजिलिटी नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो कैचिंग प्रोग्रेस नहीं है। भाई वो बंदा फील्डिंग बहुत बढ़िया करता है। तो ये एक मिडिल ऑर्डर में बहुत ही सॉलिड बैट्समैन मिल गया है आंद्रे रसेल की जगह रोमन पॉवेल को। आंद्रे रसेल की याद आपको उतना नहीं आएगी रोमन पॉल को अगर बार बार मौका मिलेगा तो। हाँ, ये बात पक्की है कि वो ऑब्वियसली बॉलिंग नहीं करते, तो वैसा ऑलराउंडर की फॉर्म आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन फील्डिंग में और बैटिंग में बहुत ही डिपेंडेबल प्लेयर है ये। बॉलिंग अभी भी केकेआर की प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक जब तक पतिराना खेलने नहीं लगते हैं, केकेआर की स्क्वाड को ज्वाइन नहीं कर लेते हैं, प्लेइंग 11 में नहीं आ जाते हैं, या इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उनको यूज नहीं कर लिया जाता है, तब तक इट इज गोइंग टू बी देयर। बिकॉज इनके पास जो मेन मेन प्लेयर्स इनके थे, जैसे हर्षित राणा वगैरह, वो है नहीं। और जो हैं वो ना तो विकेट ले पा रहे हैं, ना ही उनका इकोनॉमी इतना अच्छा है। देखो, वैभव अरोड़ा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है एलएसजी के अगेंस्ट, 2 बड़े प्लेयर यानी कि मिचेल मार्श और एडन मार्करम, दोनों को एक ओवर में आउट कर दिया। लेकिन बाकी के जो प्लेयर्स थे, जैसे सुनील नारायण, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जो और हैं इसके अलावा, उनको विकेट नहीं मिल रहे हैं, या फिर वो उनका इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। मुजरमानी ने 4 मैच में 4 विकेट लिए थे, एक मैच में, और उसके बाद से उनको बहुत ज्यादा मौका मिला नहीं है। अभी और भी ऐसे कुछ कुछ प्लेयर हैं जैसे उमरान मलिक वगैरह, इनको मौका मिला नहीं है। कार्तिक त्यागी को मौका मिला था, उनका पेस भी काफी अच्छा था, 145 किलोमीटर पर आवर कंसिस्टेंटली टच कर रहे थे। बट वही बात है कि उन पर भी 4 ओवर में 43 रन के आसपास लग रहे थे। अब केकेआर बॉलिंग में किसको आजमाती है, कौन विकेट लेकर के देता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अब ये पिच अच्छी है, क्योंकि तो यहाँ पर बैटिंग में रन बनेंगे, आपको एक अच्छा हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल सकता है अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स। तो बहुत जरूरी है कि केकेआर बॉलिंग ढंग से करे। देखो, बैटिंग में जो प्रॉब्लम है, लेकिन बैटिंग में क्या होता है ना यार, 1-2 प्लेयर भी अगर ढंग से चल गए, जैसे अगर अंकुश रघुवंशी चल गया, साथ में अजिंक्य राणा ने 40-42 बना दिए, कैमरून गिल ने 40 बना दिए, तो मतलब स्कोर 180-200 पहुंच जाता है, 15-20 एक्स्ट्रास मिला के, या 220 जैसे पहुंच गया। जैसे पहले मैच में जब मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट बना दिए थे रन कोलकाता नाइट राइडर्स ने, भाई 215 के ऊपर का टोटल लगा दिया। लेकिन उसके बाद बॉलिंग इतनी खराब थी कि अब वो मैच हार गए। तो ये बहुत जरूरी है कि बॉलिंग केकेआर अच्छी करे। आप चाहे इंपैक्ट सब खिलाओ, चाहे जो भी करो, बट आप एक तो बहुत ज्यादा रन ना दो, आपकी बॉलर्स विकेट लें और रन ना दें, तभी आप ये मैच जीत सकते हो चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स अब बहुत प्रॉमिसिंग दिख रही है। और थाला अगर टीम के आसपास भी आ जाते हैं ना, वो जो 11-12 लड़के खेल रहे हैं, उनके आसपास अगर धोनी आ जाते हैं, थाला आ जाते हैं, वो अपना ज्ञान ना उनमें ऐसे ट्रांसफर करते हैं ना कि वो आपको मैच में दिखाई देगा। वो अगर आसपास बैठे हुए हैं तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स को हराना बहुत मुश्किल होगा। आपको क्या लगता है, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, हु विल विन? कौन जीतेगा, कौन यहाँ अच्छा परफॉर्म करने वाला है? आई एम गोइंग विद चेन्नई सुपर किंग्स। केकेआर भी अच्छी टीम है, नो डाउट, 3 बार चैंपियनशिप जीत चुकी है। 2021 का सीजन अगर आपको याद हो, 5 मैच हुए थे, 4 हार गई थी, उसके बाद बाउंस बैक किया था, फाइनल खेला था। बहुत बड़ी बात है, हर टीम नहीं कर सकती है ये, हर टीम ने ऐसा नहीं किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स की आदत है ये, 4-5 मैच हार जाएंगे, उसके बाद बाउंस बैक करना जानते हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स बिकॉज एक चैंपियन टीम है, तो उसके तो क्या ही कहने।